आपका सीधा सौदा में। और इससे पहले कि मैं अपने सहयोगी कैप्टन से कुछ बातचीत करूं, पहले एक नज़र आपको दुनिया की तस्वीर के सामने रख देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे हम लोग इस समय आ गए हैं फेस्टिवल से पहले मार्केट में। तो जिसको हम पिच रिपोर्ट कहते हैं उसको समझें ज़रा कैसे क्या है। यूएस मार्केट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7वें दिन तेज़ी का है, लेकिन एक फैक्टर क्रूड वाला है जिस पर मैं ज़्यादा बातचीत करना चाह रहा हूँ। वहाँ पे देखिए, कच्चे तेल में कल एक बड़ी फॉल आई, सिंगल डे में इतनी बड़ी फॉल आई और वो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। WTI अगर $80 के नीचे है और ब्रेंट 82-83 पे है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट है। ये जो चार्ट आपके सामने है, ये क्रूड का चार्ट है पिछले कुछ महीनों का, और ये चार्ट ये दिखा रहा है कि क्रूड ने एक वो लेवल टच कर लिया है गिरावट के साथ कि यहाँ से नीचे अगर वो गया तो फिर काफ़ी बड़ी तेज़ी आ सकती है। वो क्या परिस्थिति हो सकती है काफ़ी बड़ी तेज़ी आने की? वो ये परिस्थिति हो सकती है कि शायद चाइना में या अमेरिका में ऐसे संकेत मिलें कि रिसेशन या कमज़ोरी का संकेत वहाँ पे दिख रहे हैं, और अगर ये पलट गया यहाँ से तो फिर एक बड़ी तेज़ी बन सकती है और ये जो फियर है ये ख़त्म होगा। तो ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा नीचे जा सकता है, क्योंकि कल दो नंबर्स आए, एक चाइना का भी आया और एक यूएस का भी आया। चाइना का नंबर आया एक्सपोर्ट का, वो बहुत वीक नंबर आया, बहुत वीक नंबर है। मतलब मंथली अगर आप उनका नंबर देखें एक्सपोर्ट वाला, तो वो गिर के 6.5% गिरा अक्टूबर में। 6.5% एक्सपोर्ट गिरने का मतलब ये होता है कि उनका जो अनुमान था कि 80-82 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होगा, वो 56 बिलियन डॉलर का है। यानी कि चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इंपोर्ट राइज हो रहा है उसका, और उससे उनकी पूरी इकोनॉमी का जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अब दूसरी तरफ चलिए आप अमेरिका में क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया है वहाँ पे। तो एक तरफ ये डेफिसिट बढ़ना और दूसरी तरफ चाइना गिरना, दोनों जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज है, नंबर 1 और नंबर 2, उन दोनों की इकोनॉमी में ये दिक्कत है। इसलिए मुझे लगता है कि ये क्रूड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है कि अगर यहाँ से वो और नीचे गया तो मुश्किल आती हुई दिखेगी। इसलिए इस पिच को आज इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने रखा है कि क्रूड एक बड़ी स्टोरी प्ले करेगा। ये सिर्फ क्रूड का प्राइस नहीं है, इसके पीछे का आपको प्राइस देखना चाहिए जो कि इकोनॉमी को इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी क्या प्राइस पे करने के लिए तैयार है मार्केट के संदर्भ में। लेकिन अब प्योर इक्विटी में देखें तो कल यूएस मार्केट में फिर से तेज़ी का माहौल था, 7वीं तेज़ी है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे अब ये डिस्काउंटिंग चल रही है कि अगर इकोनॉमी की ये हालत है तो रेट हाइक यूएस में भूल जाइए, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब नहीं होगा, कट की तैयारी है, जो कि अब मई जून में कहीं भी एक कट होगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट है पिच का। अब दिखाइए पिच, ड्रोन वोन लेके आइए, उसमें दिखाइए कि पिच क्या है। तो पिच स्ट्रॉन्ग मैंने इसलिए रखी कि अभी यहाँ पे भारतीय बाज़ारों के लिए किसी भी कारण से क्रूड गिरा हो, एक संकेत अच्छा माना जाता है कि कच्चा तेल गिरना मतलब इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो ये पिच इसीलिए आपको हार्ड दिख रही है कि यहाँ पे एक तेज़ी बनेगी। आज यतिन जी हैं हमारे साथ, लाल रंग का कुर्ता पहन। बिल्कुल, ये बुल वर्सेस बेयर ही लग रहा है मुझे। माहौल ही वैसा ही है माहौल ही वैसा ही है। एक तरफ इकोनॉमिक संकेत कुछ और हैं, मार्केट संकेत कुछ और हैं, लेकिन फिलहाल अपने को अपनी दिवाली तक चिंता नहीं है। बिल्कुल। और नीरज जी, जैसे कि आपने कहा पिच हार्ड है, तेजी वाली है, लोग टेक्निकली ये समझ रहे थे 19,300 19,400 तक तेजी जो है सिमट जाएगी, वहाँ से एक रिवर्सल आएगा। लेकिन जो हिसाब से ग्लोबल संकेत हैं, जो हिसाब से क्रूड नीचे आया है, जो हिसाब से डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, और जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल है, अग्री करना चाहूँगा आपके साथ कि मार्केट का मूड माहौल तो तेज़ी भरा है। और मेरे साथ सिर्फ दिवाली तक एग्री करिए। हाँ, दिवाली तक उसके बाद मैं दूसरी भी बिल्कुल 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 और दिवाली तक कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल। और जो सेटअप अभी दिखाई पड़ रहा है वो तो ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। और ऑब्वियसली नीरज जी, दिवाली के बाद तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके इलेक्शन के नतीजे भी आएंगे, तो उन पे भी पैनी नजर रहेगी। बिल्कुल। जो ये अभी ये 19,300 के आसपास कहीं होगा, ये अटक रहा है मार्केट यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिंग डोंग ऐसे दिवाली तक चलेगा। उसके बाद आपको मैंने कहा कि दिवाली के बाद लॉन्ग नहीं करने का, बस उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करने का, लेकिन लॉन्ग नहीं करना दिवाली के बाद। फिलहाल अभी आज का माहौल अच्छा है, मूड अच्छा है। और क्या बनाया टीम में आज आपने? बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली न्यूज़ के आधार पे और रिजल्ट्स के आधार पे नीरज जी प्लेयर्स को चुने गए हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो शुरू कर दें। शुरू करिए, शुरू करते हैं। पहले 3 बताइए। पहले 3 बताता हूँ, और आज जो रिजल्ट्स रिएक्शन होने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि
रिजल्ट्स जो हैं शुगर कंपनीज के, खास करके बलरामपुर चीनी के बढ़िया आए हैं। पिछले साल लॉस था और इस साल कंपनी बैक टू द ब्लैक 166 करोड़ के मुनाफे के साथ तेज़ी में दिखाई पड़ रही है। और अगर हम कंसोलिडेटेड बिजनेस की बात करें तो रेवेन्यूज़ भी लगभग 1540 करोड़ आए हैं, जो पिछले साल 1100 करोड़ के आसपास थे। और आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होती हुई दिखाई पड़ी। तो मार्जिन बढ़िया आए हैं शुगर कंपनीज़ के और बलरामपुर चीनी के खास करके। तो इस पर्टिकुलर काउंटर पे रखिए ध्यान। और ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से जो शुगर के दामों में फर्मनेस आई है, उसका फ़ायदा भी और इथेनॉल का फ़ायदा भी बलरामपुर चीनी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम प्रिंस प्राइप की बात करें तो यहाँ भी टर्न अराउंड रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। Q2 का नेट प्रॉफिट जो है लगभग 70 करोड़ का आया है, जो पिछले साल 24 करोड़ का लॉस था। और रेवेन्यूज़ में देखिए बेहतरीन ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है, 650 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू जाते हुए दिखाई दिए हैं। और मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा सुधार है। और इन जनरल हमने देखा है कि जो पाइप कंपनीज हैं इनका प्रदर्शन इस क्वार्टर में अच्छा रहा है। पीवीसी के दाम स्टेबल थे और प्राइस हाइक्स जो इन्होंने ली हुई है पिछले 6-12 महीने से, उसका असर आपको बॉटम लाइन पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। येस्टरडे के सेशन में भी काफ़ी फर्म था स्टॉक और शायद आज भी आपको अच्छी तरीके से गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई पड़े ये स्टॉक। एक कंपनी डिफेंस में जिसने डिसअपॉइंट किया है रिजल्ट्स को लेके और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से मिश्र धातु निगम यानी मिधानी के नंबर्स में थोड़ा बहुत आपको धीमापन आता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट केवल 13 करोड़ जो पिछले साल 33 करोड़ का था। और रेवेन्यूज़ में देखिए जो जंप आया है लगभग 270 करोड़ का वर्सेस 180 करोड़ का, उसके बावजूद आपको मार्जिन्स जो हैं एबिटा लेवल पे 16% आते हुए दिखाई पड़े हैं, जो पिछले साल 32% थे। तो मार्जिन्स आधे हो गए और उसकी वजह से प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट आती हुई दिखाई पड़ी है। तो ये स्टॉक शायद आपको, क्योंकि रनअप इतना हो गया है, यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज हो सकता है। तो ये 3 स्टॉक हैं मिश्र धातु बेस पे देखने को मिली। अच्छा, मैंने जो यही है कि रिजल्ट वाला सीज़न है और कई सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, फैग एंड पे है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो छोटी छोटी कंपनी बहुत आई। यथार्थ हॉस्पिटल अभी एक रीसेंट लिस्टिंग है और कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए हैं यहाँ पे। 34% की रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, 171 करोड़ पे पहुँच गए हैं। और मार्जिन तो हालांकि सेम है, 0.4% के आसपास बढ़े हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, 16 से बढ़ के 27-28 करोड़ हो गया। तो अगर आप सीक्वेंसली भी देखेंगे तो भी नंबर आपको अच्छे दिखेंगे और पूरे हाफ ईयरली को देख लिए तो भी अच्छे नंबर आप दिखेंगे। नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। अरे एक और ट्रेंड आपने देखा है, जो रिसेंट लिस्टिंग कंपनीज है उनके पहले क्वार्टर के नंबर जनरली अच्छे होते हैं। बहुत रेयर कोई कंपनी होगी कि वीक नंबर दे। तो आपको यथार्थ हॉस्पिटल को रखना चाहिए यहाँ पे। काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है और एबिटा भी जो है इनका 33 से बढ़ के 45 करोड़ के आसपास आ गया है। तो नंबर यहाँ पे अच्छे हैं, इसको आप ध्यान दे सकते हैं। अगला है स्टोव क्राफ्ट। स्टोव क्राफ्ट के नंबर वीक हैं और ये एक बड़ा चिंता की बात होनी चाहिए कि जो इस तरीके की अप्लायंसेस वाली कंपनीज और फेस्टिवल से पहले उनके नंबर कमज़ोर आ रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन में भी जो है थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन आप नंबर देखिए। आप रेवेन्यू इनका कितना आया है, सेकेंड क्वार्टर में इनका 380 करोड़ आया है, जो साल दर साल 7% कम है। क्वार्टर क्वार्टर आप 28% बढ़े देख सकते हैं, लेकिन ईयरली पे कॉन्ट्रैक्शन है। एबिटा में 13% की गिरावट है, 39 करोड़ के आसपास आया है यहाँ पे साल दर साल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो। ये नंबर्स में ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस बन रही है और मुनाफा भी आपका 35% कमज़ोर हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको रख रहे हैं स्टोव क्राफ्ट को, तो ये नंबर आपको वीक दिखेंगे। हालांकि सीक्वेंसली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। तीसरा नंबर है अपोलो टायर्स का। ये नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अपोलो टायर्स के रिजल्ट्स बढ़िया आए। ज़्यादातर टायर कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे अच्छे ही आए थे। 6,280 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया, जो कि पिछली बार 5956 करोड़ के आसपास का था। मार्जिन गजब का एक्सपेंड हुआ है यहाँ पे, तो वो इनके पक्ष में जाता है। एबिटा आप उनको देखिए 700 करोड़ के आसपास आया, जो तिमाही दर तिमाही बहुत अच्छा, सालाना भी काफ़ी बढ़िया इनका है। और मुनाफा तो 3-4 गुना हुआ है, 450 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक किया है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है टायर कंपनी से। हालांकि टायर कंपनियों में एक अच्छा रनअप भी देखने को मिला। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था सीएट से, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर सीएट ने दिए, मतलब उनके बेस्ट क्वार्टर था। मैंने उनके मैनेजमेंट से बात भी की थी, तो वही सिलसिला अभी तक लगातार जारी। तो ये 3 स्टॉक हैं जहाँ पे स्टोव क्राफ्ट रेड में, यथार्थ हॉस्पिटल और अपोलो ग्रीन में। बिल्कुल। और ये 3-3 के बाद और 2-2 ले लें नीरज जी? नहीं, टोटल 6 लेने, तो आप 3 ले सकते हैं। क्योंकि मैं वो 2 मिनट लेट आया तो मुझे वो आप आउट नहीं कर देंगे ना? नहीं, मैं आउट नहीं करूँगा। वो आपको पता है ना, कंट्रोवर्सी हो गई थी बहुत बड़ी।
कि आपको जो है क्रिकेट के पिच में 2 मिनट के अंदर आना है और बैटिंग के लिए रेडी हो जाना है। रेडी हो जाना है। नहीं, मैं इतना लीवेज दे रहा हूँ कि कि आप कल जैसा जो है डबल सेंचुरी लगा डबल सकें। सेंचुरी लगा दें। तो देखिए 3-3 स्टॉक्स तो हमने बात कर ली है, लेकिन खबरों के आधार पे भी आज इंटरग्लोब एविएशन जो है वो एक स्टॉक फोकस पे रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक में थोड़ा बहुत आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जो इनकी ब्रैट और पिटनी के साथ इश्यूज चल रहे हैं, उसके कारण आपको सेकेंड हाफ में बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड होते हुए दिखाई सकते हैं। ग्राउंड होने का मतलब ये है कि जो इनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं, इनमें तकनीकी खामियों के चलते सेफ्टी इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर पाएंगे। और डीजीसीए के नियम हैं और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है, उसके तहत ये कंपनी चीज़ें करेक्टिव मेजर्स ले रही है। ऑब्वियसली जो प्रैट एंड विटनी के फ्लीट्स हैं, इसके अंदर इश्यूज आ रहा है, और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और इनके क्लेम्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन कैपेसिटी में आपको थोड़ी बहुत कमी आती हुई दिखाई पड़ सकती है। और कंपनी ने ये कहा है कि वी एंटिसिपेट एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड इन द रेंज ऑफ मिड-30s इन Q4। तो थोड़े बहुत यहाँ जो एयरक्राफ्ट्स हैं, इनको खतरा हो सकता है और ग्राउंड हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्लीट है इनकी, इन पे ऑपरेशंस पे असर पड़ सकता है। तो ये शायद आज स्टॉक अनाउंसमेंट के बाद प्रेशर टिकट के दाम और बढ़ेंगे? बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट प्लेयर इंटरग्लोब एविएशन, और इनकी एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड होने का मतलब ये है कि मार्केट से कैपेसिटी निकल जाएगी। और मार्च तक तो काफ़ी बड़ा नंबर है कि बिल्कुल बढ़ेंगे। और ऑलरेडी इनफैक्ट नीरज जी, ऑलरेडी अभी आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली दिवाली की सीज़न है, फेस्टिव सीजन है, बट ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट टिकट हैं वो एकदम फॉर्म अप हो गए हैं। इनफैक्ट मैं थोड़े दिनों पहले ही जनरल एक देख रहा था चीज़ें, तो बॉम्बे दिल्ली का जो मिनिमम फेयर है वो आपको 7-8 हज़ार रुपये तक जाता हुआ दिखाई पड़ेगा ऑन एन एवरेज। बॉम्बे गोवा आपको 5-7 हज़ार रुपये का किराया देना पड़ेगा, जो 1800, 2000, 3000 में था। तो शायद ये जो गो एयर और स्पाइसजेट की परिस्थिति बनी हुई है, कोई एडिशंस नहीं हुए हैं, ऑपरेशंस थोड़े स्लो हो चुके हैं, इसकी वजह से दूसरे एयरलाइंस पे प्रेशर आया है और कैपेसिटी ऐसे भी कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये इंटरग्लोब एविएशन की बात हुई। दो स्टॉक्स जिस पे क्विकली बात करना चाहूँगा, जो केमिकल कंपनीज हैं। सबसे पहले दीपक नाइट्राइट, इनका जो प्रॉफिट है 200 करोड़ रुपए के ऊपर आया, जो अनुमान था 140 करोड़ रुपए के मुनाफे का। और एबिटा मार्जिन देखिए, Q2 का एबिटा मार्जिन लगभग 17% का आया है, और अनुमान था कि ये 12% के आसपास आएगा। तो इस क्वार्टर में अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन आपको देखने को मिला है दीपक नाइट्राइट के शेयर में। स्टॉक काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड है, शायद ये रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको स्टॉक में बनता हुआ दिखाई पड़े। और दूसरा जो इसके साथ केमिकल कंपनी ले रहा हूँ वो है नवीन फ्लोरीन। इनका जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो इनको नोटिस आया था प्लांट को रोकने का, बंद करने का, उसको आपको फिर से एक बार रीइंस्टेट करने को आया है। जो नोटिस उसको वापस लिया गया है, तो शायद इस कंपनी में भी थोड़ी बहुत रिलीफ रैली आपको आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। ओके, तो दो केमिकल कंपनी और एक एविएशन कंपनी जहाँ पे नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, ग्राउंड ओरिएंटेड कैपिटल। चलिए अगले 3 स्टॉक मेरी वही छोटी छोटी कंपनी। कैप्टन पाइप को देखिए, इनको 17 करोड़ के आसपास इन्होंने रेवेन्यू किया और घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई है, ये इस क्वार्टर में आई है। और मार्जिन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, 3% के आसपास इन्होंने मार्जिन बढ़ा लिए हैं, जो कि पिछले 3 से बढ़ा के 10% कर लिए इन्होंने, और एक नया प्लांट भी लगा रहे हैं। इसके बाद अनमोल इंडिया देखिए, कोयल इंपोर्टर कंपनी है, 215 करोड़ का रेवेन्यू, जहाँ पे 64% की ग्रोथ देखने को मिली है, मुनाफे में 70% की ग्रोथ देखने को मिली, और एबिटा भी लगभग डबल हो गया, 10 करोड़ के आसपास क्लॉक किया इन्होंने। छठवां स्टॉक है राम रतन वायर्स, इन्होंने 757 करोड़ के रेवेन्यू क्लॉक किए हैं, और जो इनका एबिटा लेवल पे है वो 22-23 करोड़ का आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ था, उसके पहले 12 करोड़ था। तो नंबर यहाँ पे भी ठीक देखने को मिल रहा है। तो ये जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, इनके नंबर को देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे यहाँ पे नंबर पेश किए जा रहे हैं। अच्छा स्टॉक हो गए, ब्रेक ले लें? ब्रेक ले चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और अब अगले 4 स्टॉक्स में पहले आप बताइए 2 स्टॉक। बता दूं? हाँ बता दीजिए। तो सबसे पहले जो काउंटर जहां नज़र है वो है रेन इंडस्ट्रीज। कंपनी के कमज़ोर नतीजे आए नीरज जी। Q2 में लॉस इन्होंने दिखाया है, 65 करोड़ का लॉस, और पिछले साल 400 करोड़ का मुनाफा था। तो बहुत ही ज़्यादा सिक्लिकल बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिले हैं।
तो रेन इंडस्ट्रीज़ वीक नंबर्स, और रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ भी गिरावट, 4,200 करोड़ का रेवेन्यू जो पिछले साल 5,500 करोड़ था। मार्जिन्स भी आधे सिमट के रह गए हैं। एबिटा मार्जिन लगभग 8.8%, 8.8% आए हैं, जो पिछले साल 16% के आसपास थे। तो रेन इंडस्ट्रीज़ जहाँ तक की सवाल है, ये कमज़ोर नतीजे वाला क्वार्टर है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो इनका मेन बिजनेस है कार्बन ब्लैक, कोल टार, सीमेंट, यहाँ किस हिसाब से लोग टर्न अराउंड देख रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक को डायरेक्शन देने में। लेकिन हाँ, जो अनुमान था और जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, उससे कमज़ोर नतीजे आए हैं रेन इंडस्ट्रीज़ को। इसको रेड लेके चल रहा हूँ। लेकिन एक कंपनी नीरज जी जो ग्रीन लेके चल रहा हूँ, वो है होनासा। मामाअर्थ। हाँ, ये आप ममा अर्थ बोलें इसको या मामा बोलें, क्योंकि इन्वेस्टर तो मामा बन गए। क्यों? अरे कल तो खरीदारी की है। खरीदे, और जो FII हैं वो ममा कह रहे हैं। देखिए नीरज जी, ये कंपनी में मैंने एक चीज़ देखी है, और जो भी ये न्यू एज कंपनीज हैं, यहाँ FII इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, लेकिन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट कम है, रिटेल इंटरेस्ट कम है। वो आपको सब्सक्रिप्शन फिगर से भी समझ जाएगा, क्योंकि जो रिटेल पोर्शन था मामा अर्थ का, यानी होनासा कंज्यूमर का, वो पूरी तरीके से भर नहीं पाया था, या ऑलमोस्ट एकदम सेल थ्रू हो गया था। लेकिन ओवरऑल इशू 8 टाइम सब्सक्राइब हुआ था FII की बदौलत। और जो एंकर इन्वेस्टर्स में एक नामचीन कंपनी या इन्वेस्टर जिसने शेयर खरीदे थे, वो था कैपिटल इंटरनेशनल। उन्होंने येस्टरडे ओपन मार्केट से शेयर खरीदे। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड यानी कैपिटल इंटरनेशनल की जो इकाई है, इन्होंने 34 लाख शेयर येस्टरडे खरीदे, 333 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। IPO का दाम था 324 रुपये। तो कोई ऐसी खास लिस्टिंग नहीं हुई, 3-4% की आपको लिस्टिंग गेन दिखाई दी सिर्फ। तो आज ये देखा जाएगा कि ये कैसे चलता है, क्योंकि ये जो कैपिटल इंटरनेशनल है, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, ये एक दिग्गज FII है। तो इनकी खरीदारी के बाद शायद स्टॉक में आज शुरुआती मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये कि जिस तरीके से फैन फेयर के साथ आए हाँ, थे, बिल्कुल वैसा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन आखिरी समय देखिए 4% ऊपर गया। इंटरेस्टिंग ये है ना कि बहुत सारे लोग नायका में जले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेम सेगमेंट की कंपनी, तो उसमें लोगों को डर लग रहा था। खैर, देखते हैं कि अभी आगे क्या स्थिति इसकी बनती है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। चलिए, अगला 7वां स्टॉक आपने 2 बताया ना, 7-8 मेरी टीम बताता हूँ। 7वां स्टॉक मेरी टीम का है डॉलर इंडस्ट्रीज़। इसमें कल रिजल्ट आए इनके, 21% रेवेन्यू बढ़ा है और 412 करोड़ पे पहुंच गया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 189 BPS यानी 1.89% बढ़ के 32.6% हुई। यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है, 38% एबिटा बढ़ा और एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। पता नहीं, पिछले क्वार्टरों में बहुत बुरी तरीके से स्टॉक पिटे हुए थे और मतलब किसी को पसंद भी नहीं आ रहे थे। रिजल्ट अच्छे दिए, देखते हैं क्या होता है। इसके पीछे पेज इंडस्ट्री में नीरज जी शॉर्ट कवरिंग नहीं आ जाए, ज़्यादा आ सकती है उसमें, क्योंकि जब खराब वाले, मतलब खराब इन द सेंस कि कम अच्छे रिजल्ट वाली कंपनी चल रही, तो सबसे मजबूत वाला ज़्यादा चलेगा उसमें। बट ये क्या फेस्टिव सीजन का असर होता है क्या इन पे? नहीं, मुझे लगता है कि वो टेक्सटाइल फेस्टिव सीजन का असर क्यों होगा? बरसात का असर तो हो सकता है, फेस्टिव का कम होगा लेकिन टेक्सटाइल में थोड़ी रिवाइवल हुई थी और उसकी वजह से थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है। चलिए, अगला स्टॉक हीरो मोटो, 8वां। हीरो मोटो को मैंने इसलिए लिया, इन्होंने खबर दी है कि इन्होंने UK, स्पेन, फ्रांस में कोलैबोरेशन किया है EVs को शुरू करने के लिए ऑपरेशंस, और ये कब से करेंगे? मिड 2024 से। कल एक अपने यहाँ मैनेजमेंट आया था ASK ऑटोमोटिव का, जो कि सेफ्टी एंड ब्रेक सिस्टम बनाता है, 50% मार्केट शेयर है उनका। तो उनसे मैंने पूछा कि EV तो देश के सभी EV कंपनियों का काम करते हैं वो, और इसीलिए वो सबसे बड़े वाले का भी, सबसे छोटे वाले का भी। तो उनका भी मानना था कि EV में बहुत तेज़ ग्रोथ हो रही है और बहुत तेज़ी से उधर लोग शिफ्ट करेंगे। तो जो पुरानी आइस इंजन वाली कंपनीज हैं, वो जितनी जल्दी उसमें शिफ्ट कर जाएंगी उतना बेहतर है, उतना बेहतर है। वरना वो आप लेगेसी लेके चलेंगे ना, तो आप जीरो सम गेम होगा, इधर कमाएंगे इधर कमाएंगे। तो अगर हीरो मोटो इस तरह काम कर रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको फ़ायदा हो सकता है। तो देखते हैं इस खबर पे क्या रिएक्शन मार्केट देता है। 2 और बताइए। 2 और बता देते हैं। सबसे पहले विनती ऑर्गेनिक्स, ये जो सेकंड क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स आए हैं, वो काफ़ी कमज़ोर आए हैं। इनफैक्ट प्रॉफिट में 27% की गिरावट, रेवेन्यू में 20% की गिरावट और एबिटा में 25% की गिरावट साल दर साल बेसिस पे आप देख रहे हैं। और मार्जिन्स में भी काफ़ी थोड़ा धीमापन आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो कंपैरेटिवली जो केमिकल कंपनीज़ हैं, उनमें विनती ऑर्गेनिक्स का एक मीडियोकर रिजल्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है।
और शायद इसी वजह से स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है। देखिए लिक्विड स्टॉक नहीं है, लेकिन काफ़ी एक्टिव रहता है रिजल्ट्स के आगे पीछे, तो इस स्टॉक पे रखिए नज़र। और आखिर में नीरज जी, नोवेलिस यानी हिंडाल्को की एक जो सब्सिडरी, इनके रिजल्ट्स आए कल, और ये जो यूएस बेस्ड इकाई है उसका जो मार्जिन फैक्टर है वो बढ़िया आया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बाजार की थी कि $450 प्रति टन का एबिटा होगा, लेकिन वो 515 रुपये के ऊपर का एबिटा आपको पर टन बेसिस पे आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसके कारण काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिंडाल्को के शेयर में तेज़ी बन सकती है। इसमें सबसे पहले मक्वेरी, इन्होंने 563 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह दी है। मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी बढ़िया रहा है Q2 में, और जो एबिटा पर टन है 519 रुपये का, वो अनुमान से काफ़ी बेहतर आया है। और जो मैनेजमेंट है इनका गाइडेंस है कि जो पैकेजिंग वॉल्यूम्स है सिक्वेंशली इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा अमेरिकन मार्केट्स में। तो पिकअप के चलते और अच्छे रिजल्ट्स के चलते नोवेलिस के हिंडाल्को पे रखिए नज़र, ये स्टॉक शायद आज बढ़िया मोमेंटम में रह सकता है। ओके, जाइडस लाइफ, और इस पर CLSA की रिपोर्ट आई जिन्होंने टारगेट रेस किया 660 पर, हालांकि इन्होंने डाउनग्रेड के आउट परफॉर्म रेटिंग दी, मेरे ख्याल में 22 इसको कम किया है, और उनका मानना है कि स्ट्रॉन्ग मार्जिन वगैरह सब ग्रोथ इसमें देखने को मिले हैं, तो टारगेट यहाँ पे 660 का है। 10वां स्टॉक है HPCL, जिसमें नोमुरा की रिपोर्ट है, न्यूट्रल कॉल है, टारगेट 305 का है। HPCL दिखाइए, इसमें नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे, कच्चे तेल में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई, और वैल्यूएशन लिहाज से सारे स्टॉक OMCs बहुत सस्ते हैं, IOC, BPC, HPC, ONGC सबको आप देखिए, तो मुझे लगता है इसमें एक बड़ा मोमेंटम आज भी बन सकता है, तो HPCL को भी ग्रीन में रख के चलना चाहिए नोमुरा की रिपोर्ट के आधार पर। क्विकली एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूरी टीम का रैप अप। ब्रेक के बाद स्वागत है, और फटाफट से टीम का रैपअप आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। शुरुआत करते हैं बलरामपुर चीनी के साथ। रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन हैं, मार्जिन एक्सपेंशन साल दर साल बेसिस पे ग्रीन लेके चल रहे हैं। प्रिंस पाइप्स, यहाँ भी आपने अच्छा क्वार्टर देखा है, पिछले साल जो प्रेशर था मार्जिन पे वो अब ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिश्र धातु निगम की, तो मार्जिन्स पिछले साल के मुकाबले आधे हो गए हैं, रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग है, शायद स्टॉक प्रेशर में रहे। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ अगर आप देखें तो एक्सचेंज पे जो नोटिफिकेशन है जिसके कारण Q4 में आपको फ्लीट पे असर होती हुई दिखाई पड़ेगी सेफ्टी रीजंस की वजह से, उसके वजह से स्टॉक में आज प्रेशर बन सकता है। दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोरिन, ये दो केमिकल कंपनी से नज़र रखिए। दीपक नाइट्राइट बेहतर रिजल्ट्स अनुमान से, और नवीन फ्लोरिन की बात करें, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रोक थी एक प्लांट पे, उसको रिवोक कर दिया गया है। रेन इंडस्ट्रीज़ Q2 के कमज़ोर नतीजे थे, खास करके जो कोल टार बिजनेस है यहाँ प्रेशर देखा गया, स्टॉक शायद प्रेशर में हो सकता है इसी वजह से। इसके अलावा अगर हम देखें दो स्टॉक्स हिंडाल्को, ये हाँ नोवेलिस की जो रिजल्ट्स हैं सेकेंड क्वार्टर की, यहाँ एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज़ आया है। होनासा कंज्यूमर, यहाँ स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, यानी जो एक बड़ी FI है, इन्होंने 33 लाख शेयर्स येस्टरडे खरीदे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। और आखिर में विनती ऑर्गेनिक्स, रिजल्ट्स थोड़े बहुत कमज़ोर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो शायद यहाँ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। चलिए टीम नजर डालते हैं फटाफट। यथार्थ हॉस्पिटल रिसेंट लिस्टिंग है, इसने नंबर काफ़ी अच्छे पेश किए यहाँ पे। स्टोपक्राफ्ट लेकिन काफ़ी कमज़ोर नंबर को देखने के लिए मिल रहे हैं। अपोलो टायर, अनमोल कैप्टन, इसके नंबर अच्छे हैं। राम रतन वायर्स के भी नंबर बढ़िया हैं। डॉलर इंडस्ट्रीज़ के नंबर गुड, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने एक खबर दी कि UK, स्पेन और फ्रांस में अपने EV के ऑपरेशंस को इन्हांस कर रहे हैं। जाइडस लाइफ ने CLSA पे एक डाउनग्रेड दिया है, और यहाँ पे उनका टारगेट 660 के आसपास रखा है। HPCL में नोमुरा की न्यूट्रल कॉल है, लेकिन 300 से ऊपर के टारगेट यहाँ पे दिए हैं।